रेखा अपने माता पिता की पहली संतान है। रेखा एकदम सीधी सरल लड़की है। रेखा की शादी बड़े धूमधाम से अमित के साथ हुई। वैसे अमित की एक बड़ी बहन है दीपिका, जो कि शादीशुदा और अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में रेखा ने कदम रखते हुए पाया कि सास रमीला बड़ी ही कड़क स्वभाव की थी और यहाँ पर इन्हीं का दबदबा है। पूरे घर में इन्हीं की चलती। अमित जी, ननद जी और ससुर जी भी इनसे डरते। शादी के एक हफ्ते के भीतर सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद सभी मेहमान धीरे धीरे जा रहे थे। अब सिर्फ ननद दीपिका और दो तीन मेहमानों को छोड़कर सभी मेहमान जा चुके थे। आज रेखा और अमित को मंदिर ले जाने की तैयारी चल रही थी। रेखा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी और अमित के लिए एक पूजा रखवाई गई है मंदिर में। तभी ननद दीपिका ने कहा, हाँ भाभी चलिए, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। इतनी अच्छे से तैयारी करूँगी कि सभी देखते रह जाएंगे। ठीक है दीदी, रेखा ने कहा। अरे बेटा अमित, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो जाना है मंदिर, रमीला ने कहा। अरे मम्मी, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। वैसे भी आप औरतों को ही तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है, मजाक मजाक में अमित ने कहा। तभी रेखा ने हंसते हुए कहा, हाँ यह सही कह रहे हैं, यह तो बिना तैयार हुए ही अच्छे लगते हैं। देख लो भैया भाभी क्या कह रही हैं, अभी से वह आपकी साइड लेने लगी। मुझे तो डर लग रहा है, इस घर में मेरी जगह ही नहीं बचेगी, दीपिका चिढ़ते हुए कह रही थी। तभी रमीला जी ने कहा, अरे ऐसा क्यों कहती हो, तुम बेटी हो और बेटी की जगह तो हमेशा ही घर में रहती है, चाहे वो पराए घर की भी हो जाए। अच्छा अच्छा बस जाओ जल्दी, रेखा बहू को तैयार हो जाओ। कुछ ही देर बाद दीपिका रेखा को तैयार कर देती है। भाभी सच में मैंने आपको बहुत सुंदर तैयार किया है। तभी सास रमीला वहाँ पर आ जाती हैं। अरे बेटी, यह कैसा तैयार किया है, पागल हो गई है क्या? नई बहू है ये, यूँ सबको अपना चेहरा थोड़ी ना दिखाती रहेगी। अरे मम्मी, अब किस जमाने में जी रही हैं? आजकल ये सब चलता है और कौन घूंघट आज के ज़माने में निकालता है? दीपिका ने माँ को समझाते हुए कहा। मुझे नहीं पता कहाँ क्या चल रहा है, मुझे तो बस इतना पता है कि इस घर में यह सब नहीं चलेगा। इतने लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मैं सबको रेखा का चेहरा नहीं दिखाना चाहती, इसे मेरी बहू को नज़र लग जाएगी। रेखा को यह सब बहुत अटपटा सा लगा, मगर अभी तो नई बहू बनकर आई है इस घर में, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। घूंघट कर रेखा और घर के सभी लोग मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। मंदिर में पूजा हो जाने के बाद सभी लोग घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन जो दो तीन मेहमान थे वह लोग भी जाने लगते हैं। सबके जाने की तैयारियां होने लगती है। इसी बीच सास रमीला बहू रेखा को समझाती है, बहू अभी सभी रिश्तेदार जाने वाले हैं, जाते वक्त सबके पैर छूना और आशीर्वाद लेना ना भूलना। ध्यान रहे कि सिर से पल्लू मत हटने देना। जी मम्मी जी, रेखा ने कहा। मेहमानों के जाते वक्त रेखा सबके पैर छूने लगती है। इसी बीच उसका सिर पर से पल्लू गिर जाता है। यह सब देख रही सास रमीला रेखा को बीच में ही टोक देती है। मेहमानों में से एक बुआ आखिर कह देती है, अरे रमीला भाभी, आजकल की बहुएं कहाँ पल्लू वल्लू लेती हैं, ना ले कोई, मेरी बहू तो लेगी, अगर ना लगी तो मैं हूं ना सिखाने के लिए। मेरी बेटी भी नहीं लेती अपने ससुराल में, बुआ ने कहा। अरे बहू बेटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दीदी, आप यह सब कहकर मेरे घर में आग मत लगाइए। अरे भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि ज़्यादा कंट्रोल करने से बहुएं हाथ से निकल जाती हैं। सास रमीला का मकसद सिर्फ यही था कि नई आई बहू को वह अपने पंजे में दबाकर रखेगी, जिससे उनका दबदबा बना रहेगा। अगली सुबह ही रमीला बहू रेखा को जगाने उसके कमरे में जाती है और ज़ोर ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हैं। अरे रेखा बहू, उठी कि नहीं? यह कोई सोने का वक्त है? अपने मायके में भी यूं ही सोई रहती हो? चलो उठो, नाश्ता बनाओ। अरे मम्मी, यह सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अमित ने कहा। तभी शोर सुनकर रेखा नहा धोकर बाथरूम से निकल गई। मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ चलो जाओ, सबके लिए नाश्ता बना दो। तभी अमित बोला, मम्मी इतनी जल्दी आप रेखा को रसोई घर के कामों में लगवा देंगी? कम से 15 दिन तो उसको आराम करने देते।
वैसे भी यह एक रिवाज होता है कि जब तक नई बहू के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती तब तक उससे काम नहीं करवाया जाता। अरे, तुझे बड़ा इन सब के बारे में पता है? तू मुंह बंद रख। और हमारे घर में ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है। और जब मैं भी शादी करके आई थी तो तुम्हारी दादी ने भी मुझे दूसरे दिन ही रसोई घर में लगवा दिया था। अरे मम्मी, वह तो 30 साल पुरानी बात है। आपको आज के ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा, अमित ने कहा। अरे बस बस, तुम्हारे इस बहसबाजी में हम सब भूखे ही रह जाएंगे। चलो चलो नीचे चलो। बहू, रेखा नीचे जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। अब पूरा परिवार नाश्ते के लिए मौजूद रहता है। सभी को बारी बारी से नाश्ता परोसने के बाद रमीला तपाक से कहती है, बहू अभी तुम मत खाना, क्योंकि जब तक घर के बड़े नहीं खा लेते इस घर की बहू नहीं खाती है। रेखा सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है, जैसे उसका इस घर में कोई दर्जा ही नहीं है। शायद इसीलिए सास उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सबके नाश्ता कर लेने के बाद अमित और रेखा को छोड़कर अब सब बैठक में आकर बैठ गए। सास का तरीका ससुर जी को गलत लगा तो उन्होंने उनको समझाया, अरे यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो बहू के साथ? कोई भला ऐसा करता है किसी के साथ? रमीला कहाँ शांत रहने वाली थी। अरे आपको क्या पता लड़की कैसी है कैसी नहीं। अभी से इसे सिर पर चढ़ा लेंगे तो आगे चलकर मुझे और तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी वह नई नई आई है। अभी से उसे इसकी आदत डलवा देंगे और काम करने के तौर तरीके सिखाएंगे, तभी तो हमारे कंट्रोल में रहेगी। हाँ मम्मी, आपने सही कहा, हमें भाभी को बंदिशों में रखना पड़ेगा। ससुर और ननद भी सास से सहमत हो गए। रेखा का सब कुछ शांति से सह लेना ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था। धीरे धीरे कुछ और समय गुजरने लगा। ननद दीपिका भी अपने ससुराल जाने की तैयारियां करने लगी। मम्मी, आप मेरे सामान रखने में मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि आपके दामाद मुझे लेने कल आ रहे हैं। अब भैया की शादी भी हो गई है और कुछ महीने रेखा भाभी के साथ भी बिता लिए। अब आती ही रहूँगी। हाँ हाँ बेटा, मैं कह देती हूँ रेखा को, वह तुम्हारे कपड़े रखवाने में मदद कर देगी। और वो बहू को आवाज़ देने लगी, अरे रेखा यहाँ आओ, कहाँ छुपी पड़ी खो। रेखा आवाज़ सुनकर नीचे आती है। जी मम्मी जी। अरे रेखा, एक काम करो, जो तुम्हें अपने मायके से साड़ियाँ मिली हैं ना, उसमें से 5 महंगी वाली अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी ननद मायके जा रही है। अब उसकी सास को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। पर मम्मी जी, सारी साड़ियाँ तो आपके पास है, अच्छी वाली जो कुछ मेरे पास है उन्हें तो मैं पहनती हूँ। अरे अब तुम्हारे पास जुबान भी आ गया है। तभी बात को काटते हुए ननद कहने लगी, अरे मम्मी जाने दीजिए, शायद भाभी का मन नहीं है देने का। और वैसे भी मैं कहाँ साड़ियाँ पहनती हूँ, मेरे पास बहुत से महंगे ड्रेस हैं, उसी को दिखा दूँगी। वैसे भी मेरी सास ताका झाकी करने वाली औरत नहीं है। दीपिका को अपने ससुराल में एकदम छूट थी, किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं थी। दीपिका की सास भी बहुत अच्छी थी और बेटी और बहू में फ़र्क करने वाली औरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। दीपिका जो चाहे वह पहनती, उसको पहनावे पर कोई पाबंदी भी नहीं थी। शाम को दीपिका के पति दीपिका को लेने आते हैं। आओ भगत खाना पीना खा लेने के बाद दीपिका पति संग घर से विदा ले लेती है। ऐसे ही दिन फिर से गुजरने लगे। ऐसे ही एक दिन सास रमीला देखती है कि बहू रेखा फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे तो पता ही था कि यह आराम के बहाने किसी न किसी से हमारे घर की सारी बात बताती है और हमारी चुगली करती है। तभी पीछे से बहू का फ़ोन खींच लेती है। यह सब देखकर रेखा हैरान हो जाती है। अरे मम्मी जी, यह आप क्या कह रही हैं? वह सब छोड़, पहले बता तू किससे हमारी चुगली कर रही थी और तेरे कान कौन भर रहा था? रमीला ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, भला कोई मेरे कान क्यों भरेगा? अरे मैं सब जानती हूँ, इस फ़ोन की वजह से तो आजकल की बहुएं ससुराल में बसती नहीं हैं। नहीं मम्मी जी, वह मेरे पापा का फ़ोन था, वो लोग आज आएंगे मुझे लेने, रेखा ने कहा। अरे मुझसे पूछा तक नहीं और तुम्हें लेने आ रहे हैं, यह क्या बात हुई? रमीला ने कहा। नहीं मम्मी जी, वो लोग आ रहे हैं और आपसे पूछ भी लेंगे। ठीक है, आने दें उनको। आने के बाद देखा जाएगा कि तुझे भेजना है या नहीं। शाम को रेखा के मम्मी पापा आ जाते हैं। अरे नमस्कार भाई साहब, बैठिए बैठिए। अरे जाओ रेखा जाओ, चाय पानी का बंदोबस्त करो। रेखा उठकर रसोई घर में चली जाती है। उसके पीछे पीछे रमीला चल देती है।
अरे बहू, दूध थोड़ा कम इस्तेमाल करना, क्योंकि दूध आज कम लिया है। और ये समोसे जलेबी कब आई, मुझसे पूछा क्यों नहीं? यह सब सुनकर रेखा को बहुत बुरा लगा। जहाँ तक बात उसके ऊपर आती थी तो ठीक है, पर आज सास अपने हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। आज उससे रहा ना गया। तो उसने जवाब दिया, क्यों मम्मी जी? अभी आपके दामाद जी आए थे तो आपने तो उनमें कोई कटौती नहीं की, तरह तरह के पकवान बनाए मुझसे, और आज आपको दूध और समोसे आंखों में गड़ रहे हैं। आज पहली बार रेखा के मुंह से अपने खिलाफ सुनकर रमीला हक्की बक्की सी रह गई। वह तो बहू, मैं तो इसीलिए कह रही थी कि मुझसे पूछ लेती। जब रमीला को कोई जवाब ना सूझा तो वो बैठक में जाकर बैठ गई। रेखा के पिताजी ने कहा, समधन जी, हम अपनी बिटिया रानी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, आप रेखा को ले जा सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए। अब बेटे की शादी किया है, बहू को मायके रखने के लिए तो नहीं ना। सारी पैकिंग करने के बाद रेखा अपने माता पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। ठीक एक हफ्ते बाद रमीला जी अमित को अपने ससुराल भेजती है बहू को लाने के लिए। मन मारकर रेखा वापस ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर सास के व्यवहार से परेशान होकर रेखा एक दिन इसकी शिकायत अमित से करती है। देखो, आपकी मम्मी से मैं परेशान हो चुकी हूँ। यह दिन रात मुझे टोकती रहती हैं और सच बता रही हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ इनसे। अमित कहता है, अरे तुम जानती हो कि मम्मी पुराने ख्यालों की है, अब तुम्हें थोड़ा समझ कर रहना पड़ेगा। रेखा, मम्मी से तो नहीं कह सकता कि आप बदल जाओ, मगर मैं तुमसे कह सकता हूँ कि थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो। कुछ दिनों बाद सास रमीला ने घर में सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया था। सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे, जिसमें दीपिका, दामाद जी और उनकी मम्मी और रेखा के माता पिता शामिल थे। रमीला ने रेखा को सुबह 4 बजे ही उठा दिया था और सारी पूजा की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही डाली थी। अब तो घर पर मेहमान भी आ चुके थे। रमीला रेखा को हर छोटी से छोटी बात पर चिल्ला रही थी। आज रेखा से रहा ना गया तो उसने भी आज जवाब दे दिया। यह सब रेखा की मम्मी दूर से देख रही थी। पास आकर रेखा की मम्मी रेखा को समझाने लगी और उसे ऊपर कमरे में ले गई। यह सब देखकर रमीला बहुत ही क्रोधित हो चुकी थी। जब सत्यनारायण जी की पूजा समाप्त हो गई तब रमीला जी रेखा की माँ से शिकायत करने लगी, समधन जी, जरा अपनी बेटी को सिखाइए, यह कोई तरीका होता है सबके सामने? रेखा ने मुझे उल्टा जवाब दिया। मैंने तो सिर्फ उसे उसका बहुत धर्म बताया। रेखा से आज रहा ना गया। उसने भी कह दिया कि मम्मी जी, यह गलत बात है, आप बहू और बेटी में बहुत फ़र्क करती हैं। अरे मैं कौन सा फ़र्क करती हूँ, फ़र्क तो ऊपर वाले ने बनाया है और मेरी बेटी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। हाँ भाभी, आपने आज मम्मी के साथ बहुत गलत किया, आप माफ़ी मांगो। चलो मम्मी यहाँ से। रेखा का सब्र का बांध आज टूट चुका था। कहीं ना कहीं बेटी की बेकदरी माँ से सहन ना हो पाई और वह उसे लेकर अपने घर चली गई। अब रमीला जी कहने लगी, भला बताओ मैंने क्या गलती की? बहू को बेटी बनाकर रखेंगे तो यही हमारे बुढ़ापे में दुर्गति करेंगी। मैं तो शुरुआत में ही सिर पर चढ़ाकर बाद में पछताना नहीं चाहती। चाहे कुछ भी कह लो, बेटी बेटी ही रहेगी, बहू बहू ही रहेगी। यह सब बातें दीपिका की सास भी सुन रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें भी समधन रमीला की बातें सही लगने लगी। कहीं दीपिका भी मेरी दी हुई छूट का फ़ायदा ना उठा ले। चलो दीपिका, अब टाइम हो गया है, चलो घर चलते हैं, उन्होंने कहा। अगले दिन से ही वो दीपिका के साथ वैसा ही करती हैं जैसा रमीला जी रेखा के साथ करती थी। अब हर वक्त दीपिका की सास दीपिका के सिर पर ही रहती। दीपिका इन सब से तंग आने लगी। एक दिन उसने इसकी शिकायत माँ रमीला से की। मम्मी कुछ कीजिए वरना मैं इस घर में नहीं रहूँगी। जब बात बेटी पर आई तो रमीला से राह नहा गया और वह दूसरे दिन ही उसके ससुराल पहुँच गई। समधन जी, मेरी बेटी से कुछ गलती हो गई है क्या? नहीं तो तब आपका व्यवहार क्यों बदल गया है समधन जी? पहले मैं इसको बेटी की तरह रखती थी, मगर आपको देखकर मुझे समझ आया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर क्या समधन जी, आप भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती हैं? आपको क्यों गलत लग रहा है? मुझे रेखा ने सब कुछ बता दिया था। रमीला को अपनी गलती का एहसास तो हो ही चुका था और जैसा वह दूसरे के साथ करेगी उनके साथ भी वैसा ही होगा। अगले ही दिन वह रेखा के घर पहुंचकर उससे माफ़ी मांगी और अपने साथ उसे घर ले आई।
तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये सास बहू की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। राकेश और पत्नी पुष्पा को 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहता है। हालांकि हर महीने में कुछ पैसा ज़रूर भेज देता है और 3-4 सालों में एक बार मुलाकात हो ही जाती है। राकेश जी का छोटा बेटा पंकज हैदराबाद रहता है अपनी पत्नी श्वेता के साथ। 2 साल पहले छोटे बेटे की शादी करके और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर राकेश जी पत्नी सहित अपने पैतृक गांव में रहने लगे थे। इस बार ठंडियों में वो अपने गांव से हैदराबाद बेटे पंकज के यहाँ रहने आए हैं। ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, एकाध महीने भर के लिए आए हैं, क्योंकि राकेश जी का मानना है कि ज़्यादा दिन तक एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, इससे अपनी कीमत घट जाती है। चांस की बात थी कि आज राकेश जी और पुष्पा जी की शादी की सालगिरह थी, तो बहू बेटे ने उन्हें शाम को होटल में खाना खाने के लिए ले गए। बहू ने तोहफे में एक साड़ी दी और राकेश जी को रेडियो। तो पुष्पा जी बोली, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे ही इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पास, उनके पहनने का ही नंबर नहीं आता। बस तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है हमारे लिए। माँ, आप लोग कौन सा हमारे पास रोज़ रोज़ आते हैं, इतने समय बाद आप हमारे साथ अपनी सालगिरह मना रहे हैं, तो एक तोहफा तो बनता है ना। श्वेता ने सास को बाहों में भरकर बोली। बेटे ने भी श्वेता की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार पाकर मानो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली। ऐसे ही चलता रहा। अब राकेश जी और पुष्पा जी को आए काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से एक दिन पुष्पा जी का पैर फिसल गया। उसके बाद से उन्हें कमर में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि मसल्स पुल हो गई है। कुछ दिन आराम करेंगी और दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएगा। अब दोनों का गांव जाना कैंसिल हो गया। बहू अब पुष्पा जी को कोई काम नहीं करने देती, स्वयं सारे काम करती। बहू को यूं सेवा करते देख दोनों सास ससुर उसे ढेरों आशीर्वाद देते। कभी कभी समधन का भी फोन आ जाता था हाल चाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए, जाने ये दर्द कब ठीक होगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी। पुष्पा जी रुआसी होकर राकेश जी से बोली, माँ, ये भी तो आपका ही घर है, अब आप दोनों यही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोचो, अगर आप गांव में अकेली होती और भगवान ना करे कुछ हो जाता तो कौन देखने आता। बेटे ने माँ को प्यार से समझाते हुए कहा। बहू कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। पुष्पा जी को उसके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। संडे का दिन था। श्वेता किसी काम से बाहर गई थी। संजोग से वो अपना फोन घर पर ही भूल गई। कमरे में पंकज मौजूद था। उसने देखा कि पत्नी की मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। पंकज ने कभी भी पत्नी के फोन को हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही उसकी कभी ये जानने में दिलचस्पी होती थी कि वो अपने मायके वालों से क्या बात कर रही है। ना चाहते हुए भी पंकज की नज़र एक मैसेज पर पड़ गई। सास ससुर की सेवा करते करते बेटा, कहीं तू अपनी सेहत खराब ना कर लेना, अपना ध्यान रखना।
जैसे ही ये ठीक हो इन्हें इनके घर भेज देना, वरना ये सारी जिंदगी के लिए तेरी मुसीबत बन जाएंगे। ये यहाँ रहेंगे तो हम कैसे तेरे पास आकर रह सकेंगे। पंकज को तो अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वालों के मन में इतना जहर भरा होता है, सोचकर फिर उसने पत्नी के मैसेज भी देखे जो उसने अपनी माँ को भेजे थे। माँ, मेरी तो आफत आ गई काम करते करते। सोचा था थोड़े दिन के लिए आए हैं तो इनकी अच्छे से खातिरदारी कर दूं ताकि अच्छी बनी रहूं। फिर तो ये गांव चले जाएंगे, मगर अब तो लगता है पता नहीं कब ठीक होंगी। अपने घर जाएंगी भी या हमेशा के लिए यहीं डेरा डाल लेंगी। श्वेता के घर आते ही पंकज का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। श्वेता पे गुस्सा करते हुए बोला, तुम इतनी दोहरी सोच वाली औरत हो, तुम्हारे मैसेजेस ही पढ़कर पता चल गए। सामने इतनी मीठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इसका मतलब तुम सबका फोन चेक करते हो? ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए। पोल खुलने लगी तो श्वेता भड़क उठी। तब पंकज चिल्ला उठा, तुम्हारे मम्मी पापा 2-2 महीने आकर यहाँ रह जाते हैं, मैंने कभी तुमसे कुछ बोला? मेरी मम्मी पापा बेचारे इतने समय बाद हमारे पास रहने आए तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुसीबत लगने लगी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, मैंने क्या गलत बोला? तुम खुद तो ऑफिस चले जाते हो आराम से, और यहाँ घर की उथल पुथल से परेशान मैं अकेली होती हूँ। इनके आने से घर में काम काज बढ़ गया है। इस बार इनका रुकना तो कुछ ज्यादा दिन तक रहा। तुम अपने पापा को थोड़ा समझा क्यों नहीं देते? छड़ी और जूते चप्पल क्या ड्राइंग रूम में रखने की वस्तुएं हैं? एक ही बार में अखबार पढ़कर समेटने की बजाय अखबार के सभी पन्ने सारे घर में फैले मिलते हैं। बाहर से सैर करके आएंगे तो अपना कुर्ता पजामा उतारकर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर ही टांग देंगे। माँ की दवाइयों के रैपर हर कमरे में यहाँ वहाँ पड़े मिलते हैं। आज सुबह धुले कपड़ों में से माँ के कपड़े निकालकर बरामदे में सूखने डाल दिए कि माँ को इन कपड़ों में अधिक आराम महसूस होता है। अरे, सुखाने की इतनी ही जल्दी थी तो मुझे बोल देते, मैं छत पर डाल देती। फिर शाम को मिट्टी से भरे अपने सैर वाले जूते बाहर बरामदे में ही छोड़ देते हैं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनके रहने के तौर तरीकों से। पंकज के जरा धीरे बोलो कहने पर वो और भी अधिक बिफर उठी। श्वेता की चिड़चिड़ाहट से अब तक पंकज भी अपना संयम खो चुका था। वह भी बौखलाया, क्या कुछ भी बोले जा रही हो? छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती हो आजकल। पंकज की आवाज शायद कुछ अधिक ही ऊंची हो गई थी क्योंकि राकेश जी और पुष्पा जी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। बहू का मुंह पर मीठी मीठी बातें करना और पीठ पीछे सास ससुर को मुसीबत कहना। वो तो सोच रहे थे कि बहू उनसे कितना प्यार करती है, पर ये सब तो दिखावा निकला, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। बहू की दोगली बातों ने खासकर पुष्पा जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उनकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। पुष्पा जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन वो बेटे से बोली, बेटा अब मैं ठीक हूँ, अब हम गांव वापस जाना चाहते हैं। माँ, आपको जल्दी है क्या जाने की? आराम से रहो ना बेटा, हम अकेले रह लेंगे, पर किसी पर बोझ या मुसीबत बनकर नहीं रह सकते। पुष्पा जी बहू की ओर देखकर बोली, बेटा अब तो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब हम वापस गांव जाना चाहते हैं। वैसे भी हम अब तक गांव में अकेले ही रहते आए हैं, वैसे ही रह लेंगे। राकेश जी ने बेटे को समझाते हुए कहा और अगले ही दिन दोनों गांव वापस चले गए। अब वो वापस कभी नहीं आएंगे हैदराबाद। दोनों अकेले एक दूसरे के साथ रह लेंगे, मगर अब किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।